नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख योजनाओं की। यूं तो गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं चलाती है, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई, रोजगार से संबंधित, कृषि से संबंधित, महिला एवं बाल विकास से संबंधित। लेकिन जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी, आज हम उन योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्न भी देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा ये प्रश्न। ये आपका प्रश्न यूपी पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया था और प्रश्न ये योजना से जुड़ा हुआ है। चलिए, तो पहले तो प्रश्न देख लेते हैं और इसका उत्तर आप वीडियो के अंत में बता देंगे हमें, क्योंकि वीडियो जो हमारी शुरू होगी पूरी योजना से संबंधित होगी। इसमें हर एक क्लॉज को लेते हुए चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है। सर्वप्रथम जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पे है या नहीं है ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम परीक्षा में बैठे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, हम जल्दबाजी में नहीं को स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है और वहां पे हम सही आंसर जो हमें आ रहा होता है उसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आयु वर्ग 18 से 40 वर्ग। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा है न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए लाभार्थी जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं। तीसरा है किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। और अंत में डी ऑप्शन है आपका कि भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं हम पढ़ेंगे। पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं कि किस स्ट्रक्चर में हमें ये पढ़ना है। अभी हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि 6 श्रेणियों में डिवाइड किया है। इन्हीं 6 श्रेणियों के माध्यम से हर एक योजना को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहली श्रेणी है हमारी महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी योजनाएं होंगी उनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि 6 श्रेणियां डिवाइड करी गई हैं योजना की और उसी तरह से हमें पढ़ना है। तो पहली आपकी हो गई महिला एवं बाल विकास से संबंधित, महिला एवं बाल विकास। इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी वो सारी पहले हम कवर करेंगे। दूसरी श्रेणी क्या होगी, मतलब जो दूसरी हमारी श्रेणी होगी उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं होंगी उनको पढ़ेंगे। तो दूसरी श्रेणी है हमारी कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित जो भी योजनाएं होंगी हम उनको डिस्कस करेंगे। तीसरे में हम क्या देखेंगे, रोजगार से संबंधित कौन कौन सी गवर्नमेंट योजनाएं चला रही है। ठीक है, रोजगार से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं। चौथा हम देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आयुष्मान भारत स्कीम बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, कई बार पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हो गई हमारी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि मत्स्य उद्योग हो गया, हथकरघा उद्योग हो गया, इनसे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो इनको हम देखेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारी कौन कौन सी योजनाएं, इन सब पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कैटेगरीज होंगी और हर कैटेगरी में कितनी योजनाएं हैं उनको हम देखेंगे, उन पर हम बात करेंगे और एक एक योजना को लेते हुए चलेंगे। महिला से हो गई, महिला एवं बाल विकास से संबंधित, कृषि से संबंधित, रोजगार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मत्स्य एवं शिक्षा, हथकरघा इनसे रिलेटेड जुड़ी योजनाएं, निर्माण एवं अवसंरचना से जुड़ी योजनाएं, मतलब कि न्यू एक्सप्रेस वे लिंक करना है, किसी एक्सप्रेस वे का निर्माण करना है। ठीक है, महिला एवं ग्राम विकास, मतलब आपके ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो इन सबको देखेंगे। निर्माण व अवसंरचना,
तो ये आपकी टोटल कितनी 6 कैटेगरीज हो गई हैं, और इन्हीं 6 कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी के अंदर कितनी योजनाएं हैं जो हमारे पढ़ने लायक हैं। हम उन हर कैटेगरी को लेकर के चलेंगे और उनकी शुरुआत करेंगे। आज हम किससे शुरू करने वाले हैं? महिला एवं बाल विकास से संबंधित। अब इससे संबंधित जितनी भी योजनाएं होंगी डेली हम आपको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। चलिए चल लेते हैं। पहली हमारी योजना से संबंधित कौन कौन सी है? तो पहली है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, हम जो भी योजनाएं पढ़ते हैं वहां पे हमारे जानने लायक या हमारे इंफॉर्मेशन के लिए कौन सी 4-5 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। पहला तो ये कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। दूसरा ये कि इसका उद्देश्य क्या है या इसकी नोडल विभाग कौन सा है। ठीक है, तो पहला तो हमारा शुरुआत हो गया। दूसरा हमारा हो गया कि नोडल विभाग कौन सा है, किस विभाग द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है। ठीक है, नोडल विभाग या मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद हो जाता है कि इस योजना के लिए पात्र कौन है, कौन कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखे, उद्देश्य देख लीजिए। आगे देख लेते हैं इसके पात्र कौन कौन है। तो इसकी पात्रता के बारे में बात करेंगे कि इस योजना का पात्र कौन है, कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, योजना का उद्देश्य क्या है, और फिर देखेंगे कि लाभ क्या मिल रहा है इस योजना से, कैसे इस लाभ का वितरण हो रहा है, कैसे लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो ये कुछ 4 और 5 पॉइंट होते हैं जो हर योजना में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें इन्हें समझना है। ठीक है, और यहीं से बेसिकली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये योजनाएं हमारे लिए और पढ़ना किस लिए जरूरी है, उसका एक और रीजन है कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पेपर 5 और 6 ऐड हुआ है, और 6 में आपकी एक लाइन आती है कि उत्तर प्रदेश ने अर्थव्यवस्था में विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, निर्माण एवं अवसंरचना से लिए विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है। तो योजना वाला पार्ट वहां पे आपको दिया हुआ है, एक लाइन में मेंशन्ड है। तो मतलब ये हमारे सिलेबस में है और इससे प्रश्न बनने की संभावना है, तो हमारे लिए पढ़ना भी ये जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम यही देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि योजनाएं कैसे पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और कैसे डिस्कस करनी है। चलिए आते हैं अपनी पहली योजना की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। बात करिए यदि इसको कब लॉन्च किया गया था या कब इसकी शुरुआत करी गई थी, तो इसकी शुरुआत करी गई थी 1 अप्रैल 2019 में। और किसके द्वारा करी गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करी गई थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसके नोडल विभाग की कि इसे किस विभाग के अंतर्गत चलाया जा रहा है, तो इसे महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत चलाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बात करा था नोडल विभाग, नोडल विभाग इसका कौन सा है? महिला एवं बाल विकास। तो ये है इसका नोडल विभाग। ठीक है, आप लोगों को ये प्रॉपर दिख रहा होगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि अभी जो बजट पास हुआ उत्तर प्रदेश का बजट 2023 और 24, तो इस योजना के लिए कितनी धनराशि गवर्नमेंट ने अलॉट करी है? तो 1200 करोड़ रुपए इस योजना के लिए गवर्नमेंट ने आवंटित किए हैं। इसके आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.government.in है। तो जो लोग भी इस पर आवेदन करना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, इस पर आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब उद्देश्य की। जैसे मैंने बोला कि हर योजना जो चलाई जा रही है उसका कोई उद्देश्य तो होगा। यदि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ना, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, इनकी हम तैयारी करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा मोटो क्या होता है कि हमें इस सर्विस को ज्वाइन करना है, हमारी कंट्री को सर्व करना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य डिफर होते रहते हैं, किसी का पावर, भाई हमें पावर चाहिए। ठीक है, तो हर एक कार्य को जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यदि गवर्नमेंट ये योजना चला रही है तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, तो इसी उद्देश्य को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्या है कि कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करना। देखिए आज भी समाज में कई कुरीतियां व्याप्त हैं। हाँ, अभी धीरे धीरे करके बहुत चेंजमेंट आया है सोसाइटी में, लेकिन पहले जिस तरह से महिलाओं को देखा जाता था या कन्याओं को देखा जाता था उसमें अभी थोड़ा चेंजमेंट आ रहा है। लेकिन अभी भी जो वर्ग बहुत ही पीछे हैं, जो अभी भी यह सोचते हैं कि महिलाएं एक समाज पे बोझ हैं, या फिर किसी को एक कन्या हो गई जो गरीब परिवार से है, उसको ऑलरेडी एक कन्या है और दूसरी कन्या हो जाती है तो उसको बोझ लगने लगता है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने के लिए और
महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए इसी उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया था। तो क्या उद्देश्य था कि कन्या भ्रूण हत्या को क्या करना है, इसमें कमी लानी है और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करना है। आप देखोगे, यदि आप जमीनी स्तर पर जाकर के देखोगे ना, तो आज भी बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह करा दिया जाता है, और बाल विवाह भी कैसा होता है, धनराशि लेकर के, पैसा लेकर के कन्या का विवाह करा दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें ना हो, ये कुरीतियां समाज से समाप्त हो, इसलिए ये इस उद्देश्य से योजना चलाई गई है। दूसरा देख लेते हैं, रोजगार व उच्च शिक्षा की तरफ महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। जैसे कि मैंने बोला कि घर में एक बालिका पहले से मौजूद है, दूसरी बालिका के यदि जन्म हो जाता है तो परिवार में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है कि इस लड़की की हमें शादी भी करनी है, उसमें भी पैसा लगेगा, यदि हम इसको शिक्षा दीक्षा दिलाएं तो उसमें भी पैसा लगेगा। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए और महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस उद्देश्य से ये चलाया गया है। तो क्या है इसका उद्देश्य, रोजगार व उच्च शिक्षा की तरफ महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। और यहाँ पे आप ध्यान दो, उच्च शिक्षा लिखा है। कई बार क्या होता है कि 10th और 12th तक पढ़ा दिया, उसके बाद क्योंकि हायर स्टडीज में पैसा ज़्यादा खर्च होता है तो उनका स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, वो नहीं जा पाती हैं, इसलिए उच्च शिक्षा को यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर समान अवसर प्रदान करना। समाज में क्या है, समान अवसर प्रदान कराना, समाज में उनको सम्मान दिलाना। तो ये तो उद्देश्य थे, आपको समझ में आए होंगे कि इनके क्या क्या उद्देश्य हैं और योजना किस उद्देश्य से ये चलाई जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब रही बात उद्देश्य तो हमें पता चल गया, लेकिन कौन कौन से लोग इस योजना के पात्र हैं। यदि कोई IAS है या IPS है या कोई सरकारी कर्मचारी है, तो क्या उसके पास धन की या फिर संसाधनों की कमी हो सकती है? क्या वह ये लोग जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं या किसी भी राज्य की या केंद्र की सरकारी चीजों से जुड़े हुए, क्या वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? उनको भी जरूरत है सहायता की। तो ये देख लेते हैं भाई। तो पात्रता क्या है कि लाभार्थी परिवार सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप सोचो कि हिमाचल प्रदेश का या फिर उत्तराखंड का या फिर कोई महाराष्ट्र से आकर के या केरल से आकर के इसमें आवेदन करना चाहे तो नहीं कर सकता है। आपके पास स्थायी यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट इसमें दिए हुए हैं सबसे पहले तो आपका यहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब आप इस योजना के लिए क्या है, पात्र हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं, अधिकतम वार्षिक आय क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि IAS IPS या किसी भी राज्य सेवा में या केंद्रीय सेवा में कोई है तो उसकी सालाना आय तो वैसे भी ज़्यादा है, उसको सहायता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पे गवर्नमेंट का उद्देश्य आपको क्या दिख रहा है कि वो जो कमजोर वर्ग है उसको यहाँ पे वो टैकल करना चाह रही है। कमजोर वर्ग कैसे, मजदूर हो गए, उनके यहाँ पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे संबंधित उनको योजना प्रदान करना। ठीक है, तो इसीलिए अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा, आपके पास जब क्वेश्चंस बना करके यूपीएससी आपको देता है ना तो लाइन टू लाइन खेलता है। और लाइन टू लाइन कैसे खेलता है, यहां पर उसने आपका यदि कर दिया 2 लाख, नहीं याद रहा आपको तो आप तो कहोगे हाँ 2 लाख था और 2 लाख से कम था 3 लाख तो इसको, ये सारी चीजें जहां पर आपका इस तरह का आंकड़ा आ जाता है 3 लाख उससे कम, तो इन चीजों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है आपका 3 लाख रुपए है और उससे कम है। कई सारी योजनाएं अभी आगे आप पढ़ोगे जिनमें क्राइटेरिया आपका 2 लाख रुपए होगा। ठीक है, तो इसमें कितना है, 3 लाख, उससे कम होना चाहिए। चलिए, परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को, अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, यहाँ पे भी आपसे क्या है, बहुत आसानी से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में फंसा सकता है। कैसे, यहाँ पे लिखा है ना अधिकतम 2 ही बच्चियों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, तो आपको ये समझ में आ गया। लेकिन इस योजना में 3 बच्चियां भी शामिल हो सकती हैं। वो कैसे शामिल हो सकती हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए क्या होगा कि यदि कोई महिला पहले गर्भ से उसको बालिका है और वह दोबारा गर्भ धारण करती है और तब उसको जुड़वा 2 बालिकाएं हो जाती हैं, उस स्थिति में कितनी हो गई बालिकाओं की संख्या, 3। ठीक है, तो इस स्थिति में वो क्या है, दोनों
दोनों बच्चियां जिनका जन्म हुआ है और जो पहले से बालिका है, तीनों को इसका लाभ मिलेगा। मतलब पहली बच्ची और दूसरी जिन्होंने अभी जन्म लिया, तो तीनों को अब इस योजना का क्या है, लाभ मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि अब किस स्थिति में लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज आप जरूर याद रखिएगा कि 2 ही बच्चे यहाँ मेंशन हैं, लेकिन एक क्लॉज है जिसके तहत क्या है, 3 बच्चियों के भी लाभ मिल सकता है। चलिए आगे आते हैं। ये वाला क्या पॉइंट है कि परिवार द्वारा गोद ली गई बालिका, हमने किसी को गोद लिया और वो हमने बालिका गोद ली, ठीक है, उसके बाद जैविक संतान जो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, उस संतान, इन दोनों को मिला करके केवल 2 ही बालिकाओं को इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। क्या पता इस योजना का कोई गलत इस्तेमाल करने के लिए कोई मामा की लड़की या फिर कोई मौसा जी की लड़की या फिर कोई किसी की भी लड़की लेकर के आ जाए कि मैंने इनको गोद लिया है, ठीक है, और कह दे कि भाई हमें इसको इन योजना में शामिल करना है। तो इन सारी चीज़ों को सोच के समझ के गवर्नमेंट ने क्या बताया है कि परिवार द्वारा गोद ली गई बच्ची और आपकी जैविक संतान चाहे जो भी हो, जितनी भी हो, उनमें सिर्फ 2 ही लोगों को उसका लाभ मिलेगा। दोनों को मिला करके केवल 2 बालिकाओं को ये लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसमें पात्रता समझ में आ गई होगी कि किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये जो राशि है, टोटल राशि प्रदान कर रहे हैं इस योजना के तहत तो 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए एक मुश्त तो नहीं दी जा रही है। टोटल राशि कितनी है, जैसे मैंने बताया कि 15,000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 15,000 रुपए दिए जाएंगे श्रेणीबद्ध तरीके से कि कब कब ये 15,000 रुपए देने हैं, क्योंकि ये बालिका के यूज में आए। क्या पता 15,000 रुपए किसी को दिए और उसने किसी और काम में लगा दिए। ठीक है, तो इसीलिए ताकि ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये बालिका के यूज में ही आने चाहिए, इसलिए इस योजना को क्रियानुबद्ध तरीके से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं, प्रथम श्रेणी में क्या होगा कि 2,000 रुपए दिए जाएंगे। कब, जब कन्या का जन्म होगा, जन्म के समय 2,000 रुपए दे दिए गए, तो जन्म 2,000 रुपए। उसके बाद द्वितीय इनको ये जो राशि है वो कब प्रदान की जाएगी, जब बालिका 1 वर्ष पूर्ण कर लेगी, टीकाकरण हो जाएगा, तब उसको इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष कंप्लीट करेगी और क्या हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, तब उसको 1 वर्ष 1,000 रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे। फिर तृतीय में देख लेते हैं, तृतीय में क्या है, तृतीय में फिर से 2,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। कितने हजार की, 2,000 रुपए की, लेकिन कब, जब वह प्रथम कक्षा में प्रवेश करेगी। ठीक है, जब वह प्रथम कक्षा में प्रवेश करेगी बालिका, तब उसको 2,000 रुपए की ये सहायता राशि दी जाएगी। श्रेणी को लाइन बाय लाइन समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी क्या है, इसमें फिर से 2,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन कब, जब वह अपनी 5th क्लास कंप्लीट कर चुके होगी। 1 से 5 पहले जो किस्त दी गई, कब दी गई, 1st क्लास में दी गई, फिर उसके बाद 5th क्लास पूरा हो गया, जब वो 6th में आएगी, 6ठी क्लास में आएगी, तब उसको फिर से 2,000 रुपए दिए जाएंगे। 6ठी कक्षा के बाद जब वह 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हायर सेकेंडरीज की ओर बढ़ रही है ना, तो राशि भी बढ़ेगी। राशि अब बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लास बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, फीस बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से ये क्या है, राशि आपकी डिफाइन करी गई है। तो क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है तो 1,000 रुपए और बढ़ गए। अब क्या है, 3,000 रुपए दिए जाएंगे 5वीं किस्त में। कब, जब वह 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगी। और अंतिम जो किस्त होगी वो होगी 5,000 रुपए की। कितने की, 5,000 रुपए की, जब वह कॉलेज में प्रवेश करेगी। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है कि कॉलेज में तो आप प्रवेश कर रहे हो, लेकिन आपका जो डिप्लोमा है, जो आप कोई भी कोर्स यदि आप परस्यू कर रहे हो, तो वो 2 साल का, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए और 2 साल से ऊपर हो सकता है। अब 2 साल का होने से तात्पर्य आपको BA, BSc, MA, MSc, मतलब BA करना चाहो आप, BSc करना चाहो या BCA करना चाहो, जो भी आप 12th के बाद कोर्स होते हैं, उसका आपका डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, तभी आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लॉज आप याद रखेंगे ना, लिख देती हूं मैं। ठीक है, डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गई धनराशि वितरण के स्तर।
आगे बात कर लेते हैं। अब हमारी ये योजना यहीं समाप्त होती है। दूसरी योजना आती है, वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश महिला समर्थन योजना। अच्छा मुझे बताइए, जैसे ही मैंने नाम लिया उत्तर प्रदेश महिला समर्थन योजना, आपको इससे क्या पता चला? कि महिलाओं को समर्थ करना है, महिलाओं को मजबूत बनाना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। तो कैसे बनेंगी, उसी के लिए ये योजना चलाई गई है। तो शुरुआत की यदि मैं बात करूं कि कब शुरू हुआ, तो 22 फरवरी 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और बजट 2023-24 में इसके लिए 63 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं, गवर्नमेंट ने आवंटित किए हैं। ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट, जो लोग भी इस पर जा करके क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसे? सामर्थ्य टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट.in वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इस योजना का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करना है? मजबूत बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, सशक्त बनाना है, और इसी को ध्यान में रख करके इस योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, दूसरा क्या है? वस्त्र उत्पादन से जुड़े कार्यों का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वो क्या कर सके? अपना खुद का भी, यदि इन फ्यूचर वो चाहती हैं, भविष्य में यदि वो खुद का रोजगार स्थापित करना चाहती हैं, तो उनके पास क्या है? एक कला है कि वो अपना खुद का व्यापार स्टैब्लिश कर सकती हैं, खुद का व्यापार चला सकती हैं। तो इसीलिए उनको क्या करना है? निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, निःशुल्क प्रशिक्षण देना है ताकि वह इस योजना का पूरी तरह से लाभ उठा सके और ये जो इनका मेन उद्देश्य है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त, ये बन सके। ठीक है, तीसरा क्या है? वस्त्र उत्पादन से संबंधित खुद के व्यापार का संचालन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब देख लेते हैं इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र हैं, पात्रता क्या है इसकी। तो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी, मैंने आपको बोला था ना कि पहला क्वेश्चन आप वीडियो के अंत तक सॉल्व कर लेंगे, और यदि आप पहले क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप एक चीज अभी भी नोटिस कर रहे होंगे कि पहली पात्रता की जो शर्त है वो क्या है? कि उत्तर प्रदेश की यदि योजना है तो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है? पात्रता है उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी बेरोजगार महिलाएं, जिनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, उन महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। दूसरा क्या है? इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के लगभग 800 ब्लॉक में किया गया है। ठीक है, इन 800 ब्लॉक में ये योजना चल रही है, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, महिलाओं को सिखाया जा रहा है ताकि वो आर्थिक रूप से क्या हो सके? स्वावलंबी हो सके और सशक्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपनी तीसरी योजना की तरफ। यह योजना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना ये जो बेसिकली चलाई गई थी, ये आपके कोविड-19 के समय जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनके लिए शुरू की गई थी। तो इसमें बेसिकली उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जिनके भरण पोषण के लिए, जिनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, विवाह के लिए उनके माता पिता नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कब हुई? 30 मई 2021 को हुई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसका क्या उद्देश्य है और इसकी क्या पात्रता है। तो उद्देश्य तो इसका है कि कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका मेन क्या है? वो कोरोना वायरस के काल में यदि ऐसा हुआ है तो वही लोग पात्र भी हैं। एक चीज इसमें आपको पता चल गई कि कौन से लोग पात्र हैं? जो कोरोना वायरस के दौरान जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो उद्देश्य से पात्रता का आपको पता चल गया है। और पात्रताएं दूसरी भी देख लेते हैं। अब क्या है? आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी निवासी होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का, तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। कोविड-19 के दौरान माता पिता दोनों को खो दिया हो, जैसे मैंने बताया कि आपको उद्देश्य से एक पात्रता की चीज पता चल जाएगी। तो कोविड-19 के दौरान उसने अपने माता पिता को खो दिया है, माता पिता दोनों इनको खो दिया है, वही लोग इसके पात्र हैं। लेकिन इसमें भी एक क्लॉज है। क्या क्लॉज है? कि यदि इस परिवार के किसी एक जन की मृत्यु, यदि माता या पिता की मृत्यु कोविड-19 से पहले हो गई थी और उसके बाद जो रेस्ट लाइक माता या पिता जो भी बचे थे उनकी मृत्यु कोविड-19 के दौरान हो गई, तो वो लोग भी इस योजना के लिए पात्र हैं। या फिर जिनके अभिभावक, यहाँ पे बात क्या की जा रही है? माता पिता नहीं, अभिभावक, मतलब जो उस बच्चे की देखरेख कर रहे थे उनकी यदि मृत्यु हो गई है। अभिभावक कोई भी हो सकता है, वो मामा हो सकते हैं, ठीक है, उस बच्चे के, वो मासी हो सकती हैं उस बच्चे की, वो बुआ हो सकती है, अभिभावक कोई भी हो सकता है। यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो भी वह बच्चा इस योजना के लिए क्या है?
पात्र है और उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लॉज याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अब क्या है, बच्चे की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा होगी वो लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं है। पारिवारिक सालाना आय, मैंने आपको क्या बताया था, ये जरूर याद रखिएगा। पारिवारिक सालाना आय इसमें क्या है, 2 लाख रुपए है। इससे पहले जो योजना थी कितना था, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 लाख या 3 लाख से कम लिखा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो पॉइंट आते हैं ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनको याद रखना जरूरी है। तो इसमें क्या है, पारिवारिक सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, वही लोग इस योजना के पात्र हैं। आगे देख लेते हैं कि क्या क्या इस योजना के लाभ मिलने वाले हैं और इस योजना के तहत क्या क्या गवर्नमेंट इन लाभार्थियों को प्रदान करेगी। तो पहला है, सभी पात्र बालक बालिकाएं, जो भी लोग इसके लिए पात्र हैं उनको प्रतिमाह 4,000 रुपए दिए जाएंगे। किसके लिए, उनके भरण पोषण के लिए, उनकी जो नॉर्मल नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो प्रतिमाह कितनी राशि देने वाले हैं, 4,000 रुपए, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा, कितनी है आयु, 10 वर्ष है, तो उन्हें आवासीय सुविधा भी प्रदान करी जाएगी। माता पिता की मृत्यु हो गई, रहने के लिए जगह नहीं है, अगर वो किराए के घर में रह रहे थे, माता पिता की मृत्यु हो गई, किराया नहीं दे पा रहा है बच्चा, तो उस स्थिति में वो बच्चा, यदि उसके अभिभावक या उसके रिश्तेदार भी उसको नहीं रख रहे हैं, तब क्या है, उसको आवासीय सुविधा दी जाएगी रहने के लिए। फिर जैसे ही 18 वर्ष पूर्ण होते हैं, वो बच्चे पूर्ण करते हैं, तो उनको पढ़ाई हेतु लैपटॉप व टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा क्या है, चौथा, सभी अवयस्क बालिकाएं, यहाँ पर आप देख रहे हो 10 वर्ष से कम जो भी बालक से रिलेटेड है, जो भी लोग हैं, उनको आवासीय सुविधा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अवयस्क बालिकाएं जो हैं उनको सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह एवं अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा का आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, शिक्षा व आवास सुविधा दी जाएगी। तो इसमें तीन चीजें हो गई आपकी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह एवं अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको एक चीज पता चल गई। इसके बाद जैसे ही लड़की वयस्क होती है, वयस्क होने पर लड़कियों को विवाह हेतु 1,01,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। ठीक है, तो इस योजना के तहत ये लाभ लाभार्थियों को दिए जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं आज की हमारी जो अंतिम योजना है उसके बारे में। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। इस योजना को पढ़ करके क्या लग रहा है, मातृत्व यानी कि माताओं को स्वस्थ रखना, उनको सहायता प्रदान करना, इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए शुरुआत कब हुई थी इसकी, वर्ष 2016 में यह योजना शुरू करी गई थी। आगे देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है और इसके लिए कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं। चलिए, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त इलाज व चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको यह जो मुफ्त इलाज की सुविधा है और चिकित्सीय सुविधाएं हैं ये दी जाएंगी। देखिए, अब पात्र कौन सी महिलाएं हैं, इसमें वह महिलाएं शामिल नहीं होंगी जो किसी भी केंद्र व राज्य सरकार की योजना से पहले से जुड़ी हुई हैं या फिर जो केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारी हैं, वह महिलाएं इसमें सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके लाभ की। लाभ क्या है कि गर्भावस्था के काल से, जब से वह धात्री महिला होती हैं तब से, और डिलीवरी तक प्रत्येक माह की 9 तारीख को, कौन सी तारीख को, 9 तारीख को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में फ्री जांच व इलाज करा सकती हैं। उनके नजदीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर जाकर के फ्री चेकअप व इलाज करवा सकती हैं। 5,000 तक उनको क्या है, मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा और डिलीवरी के समय ब्लड, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन जांच जैसे चेकअप फ्री करवाए जाएंगे। तो यह लाभ उन्हें दिया जाना है। इसमें मजदूर जो महिलाएं होती हैं, जो कार्य करती हैं और जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान उनका कार्य छूट जाता है, काम छूट जाता है, तो बेसिकली उनको हेल्प देने के लिए, उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो इसमें मजदूर महिलाओं को ज्यादातर टारगेट किया गया है। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आज की हमारी योजनाएं। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दूसरी और महत्वपूर्ण योजना के साथ। उससे पहले कमेंट में आंसर ज़रूर बता दें। थैंक यू।